नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कंट्रोवर्शियल एफआरडीआई बिल की। कहा जा रहा है इसको फाइन ट्यून करने की बात की जा रही है। वैसे तो गवर्नमेंट ने कहा था इसको 2020 में ही, हाल ही में कहा था लास्ट ईयर ही, कि कोई डिसीजन नहीं इसे रीइंट्रोड्यूस करने का। अगर आपको याद हो 2018 में काफी ह्यू एंड क्राई हुआ था, बैकलैश हुआ था, इसलिए सरकार को ये बिल जो है विड्रॉ करना पड़ा था। अभी एक कंट्रोवर्शियल बात चल रही है कि जो बिल है इसको फाइन ट्यून करने की कोशिश की जा रही है। ये कम बैक करेगा 2022-2023 में, ऐसा मानना है। अब लास्ट टाइम भी जब इसको हटाया गया था 2018 में, तो बेल इन के क्लॉजेस को लेके काफ़ी इश्यूज था। फिर सरकार ने बेल इन के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस जो एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। तो फाइनली अब कहा जा रहा है कि सारे प्रोविजंस के साथ अगर हम फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को फिर से लेके आते हैं तो हमारे पास एक रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बन जाएगा। जो भी डिस्ट्रेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रिवाइवल के लिए। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या है ये बेल इन क्लॉज का सिनारियो। जैसे कि हम बात करें कि ऐसा हुआ था कि जब कोई भी बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, तो जो लोगों का पैसा है उसी से उसको बेल इन किया जाएगा। इसको लेके लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो गए। लोगों को लगा कि कॉस्ट ऑफ रेज़ोल्यूशन हमें ही भरना पड़ेगा, तो हमारा जो पैसा है वो बैंकों में सेफ़ नहीं है। तो लोगों ने बैंकों से पैसा विथड्रॉ करना शुरू कर दिया। सरकार को अल्टीमेटली इसको विथड्रॉ करना पड़ा इस बिल को। लेकिन अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो हमारे पास देश में अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह के इंसॉल्वेंसी के सिनेरियोज़ या फिर हम कहें प्रोविजंस नहीं है। दो हमारे पास एक आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, लेकिन अभी भी अगर कोई बड़ा बैंक, कोई बड़ा फेलियर हम देखते हैं होता है, तो उसके लिए हमारे पास कोई भी प्रोविज़न नहीं है, किसी भी तरह के सेफ्टी वॉल्स नहीं है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या-क्या प्रोविजंस की ज़रूरत है। बैंकिंग जो भी फ्लॉज़ हैं या जो कुछ भी इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर्स हैं, उसको ये एफआरडीआई बिल कैसे रेक्टिफ़ाई करेगा। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के पीडीएफ्स डाउनलोड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कपिल सिक्का पे। सबसे पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए होते क्या हैं, ये वो होते हैं जो टू बिग टू फेल होते हैं। लेट अस से हम बात करें एसबीआई की, जैसे अब इंडिया में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, ये डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। मतलब अगर ये फॉल्टर कर जाते हैं तो इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। इनफैक्ट काफ़ी लंबे समय से बात भी की जा रही थी कि एनबीएफसीज को भी इस सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्राइटेरिया में लाया जाए। और आपने देखा कि 2019 के बाद 500 करोड़ के ऊपर की जो एनबीएफसीज हैं, उसका पूरा का पूरा जो रेजोल्यूशन का फ्रेमवर्क है वो आईबीसी के पास लाया गया था। तो देखिए अगर हम इस बिल की हिस्ट्री की बात करते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2017 में इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी ने फाइनल किया था। ठीक है, रेफर किया गया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, और अपोजिशन ने काफ़ी अप्रोर किया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर इस तरह के प्रोविजंस आ जाएंगे तो लोग डर रहे थे बेल इन क्लॉज से। मतलब लेट अस से आपका कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है, बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो आपके पैसे से ही बैंक को बेल किया जाएगा ना, बेल आउट किया जाएगा। तो लोगों को लगा फिर बैंकों में पैसा रखना जो है वो ठीक नहीं है। इलेक्शन का भी समय था, इसलिए इस बिल को उस समय विड्रॉ किया गया। इसके बाद एक लीगल बैकिंग दी गई कि लेट अस से आपका बैंकों में कोई भी पैसा रखा है, तो 5 लाख तक का जो बैंक डिपॉजिट है उसको हम स्टैट्यूटरी बैकिंग से, डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। तो लोगों को लगा कि नहीं, अब बातें ठीक है। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 भी इस इनफैक्ट लास्ट सेशन में पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो 5 लाख रुपए हैं वो आपके सेफ रहेंगे। कोई भी बैंक अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो यहाँ पे आरबीआई का एक प्रोविज़न रहेगा कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसा जो है आपका वापस मिले। तो इसी बात को रखते हुए, क्योंकि हम डिपॉजिट इंश्योरेंस को ला चुके हैं, तो बात की जा रही है कि चलो अब एफआरडीआई को भी ले आते हैं। क्योंकि लोगों को अब ये हो गया है कि यार हमारा 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाएगा, इतना पैसा तो हमारा बचा ही रहेगा। तो इसी के लिए बात की जा रही है कि एफआरडीआई के थ्रू कुछ सुपरवाइजरी पावर जो हैं वो आपको आरबीआई को देनी पड़ेंगी। ठीक है, जब भी कोई रिजोल्यूशन होगा तो सुपरवाइजरी पावर्स आरबीआई के पास होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी एजेंसी बनाए एफआरडीआई के थ्रू जो इस पूरे के पूरे मैटर को रिजॉल्व करेगी, है ना। लेट अस से अगर कोई भी बैंक डिफॉल्ट करता है, एनबीएफसी डिफॉल्ट करती है, तो उसके लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क जो है वो फाइनलाइज करना पड़ेगा। एक फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, जिससे कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को आप डिसॉल्व कर सकें, या फिर आप कहें कि आप उनको उनकी इंसॉल्वेंसी को कर सकें। अच्छा, इसके लिए बात की जा रही है लंबे समय से एक सिंगल एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई इन सब मैटर्स को बहुत ज़्यादा समय तक नहीं संभाल पाती। एक सिंगल एजेंसी बनाइए जो रेजोल्यूशन प्लान्स बनाए फाइनेंशियल फर्म्स के, बैंक्स के, इंश्योरेंस कंपनीज के, एनबीएफसीज के, स्टॉक एक्सचेंजेस के, जब जब इंसॉल्वेंसी हो, और उसी प्लान को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब जैसा कि मैंने बोला 2017 में से इस बिल को हटा लिया गया था, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक थी बेल इन प्रोविजन। बेल इन प्रोविजन मैंने आपको बता ही दिया कि डिपॉजिटर्स को लगा कि बैंक फेल हो जाएगा तो लाइबिलिटी हमें बियर करनी पड़ेगी, मतलब हमारे पैसे से बैंक के जो लाइबिलिटीज़ हैं वो चुकाई जाएंगी।
दूसरा है इंश्योरेंस डिपॉज़िट को लेके लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि 1 लाख का ही उस समय का आपका पैसा सेफ था, उसे 5 लाख कर दिया गया है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से अब अगर ये बिल वापस आता है, तो फिर चीज़ें जो हैं ठीक होंगी और लोग इसे एक्सेप्ट कर भी लेंगे। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की, तो बिज़नेस टुडे ने काफ़ी अच्छे कुछ कुछ सिनेरियो समझाए, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे, कि जब भी कोई भी रिस्क होगा तो किस-किस तरह से आपको उस रिस्क को इवैल्यूएट करना है, असेसमेंट कैसे करना है। तो कैपिटल एडिक्वेसी देखनी पड़ेगी, एसेट लायबिलिटी देखनी पड़ेगी, क्वालिटी देखनी पड़ेगी एसेट की क्या है, अर्निंग सफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, लेवरेज रेशियो होगा। तो जब ये सारी चीज़ें खराब होने लग जाती हैं तो पता चल जाता है कि अब बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो डिफ़ॉल्ट करने वाला है। अब ऐसे में अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है और उसका रिज़ॉल्यूशन हो रहा है, तो ये एफआरडीआई क्या कहता है? ये कहता है कि हम इस तरह से इसका रिज़ॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हम रखेंगे डिपॉज़िट इंश्योरेंस का पैसा। मतलब आपका जो 5 लाख रुपए है वो आपको सबसे पहले लौटाया जाएगा। फिर हम निकालेंगे उसमें से रिज़ोल्यूशन कॉस्ट, फिर हम 24 महीने के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ड्यूज़ निकालेंगे, 12 महीने की वेजेज़ निकालेंगे लोगों की। अनइंश्योर्ड डिपॉज़िट, उसके बाद आपका जो अनइंश्योर्ड डिपॉज़िट है, लेटेस्ट से आपके अकाउंट में 5 लाख 8 लाख है, तो 5 लाख तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा, 3 लाख अगर बाद में बचेगा तो दे दिया जाएगा। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा जाएगा, गवर्नमेंट ड्यूज़ जाएँगे, रिमेनिंग डेट जाएगा और लास्ट में शेयर होल्डर का पैसा जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात की जा रही है कि अगर ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एफआरडीआई में लाई जाए, ठीक है? तो ये जो रेज़ोल्यूशन प्रोसेस है ये थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमारे भारत में अभी तक एक ही लॉ है, आईबीसी, जो काफ़ी अच्छे तरह से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी जो बड़े बैंक्स हैं उनके रेज़ोल्यूशन के लिए हमारे पास अच्छी स्कीम्स नहीं है, तो उसके लिए एफआरडीआई बिल अगर आता है तो काफ़ी हैंडी साबित होगा, रेज़ोल्यूशन का प्रोसेस ईज़ी हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ क्या करती हैं। बाकी कंट्रीज़ हैं, ऐसा कुछ करती हैं तो बिल्कुल देखिए, यूरोपियन यूनियन ने भी सजेस्ट किया था कि बेल इन होना चाहिए, रेज़ोल्यूशन टूल्स में एक पार्ट होना चाहिए। भई, अब आप बैंक में पैसा रख रहे हैं, ठीक है? तो सेफ्टी जो है वो, आप अगर पैसा डबल होके मिल जाए आपको, उस पे जो परसेंटेज मिल रहा है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती हैं। तो अगर आप वो फिक्स्ड जब उस पे रिवॉर्ड या रिटर्न लेने को तैयार हैं, तो अगर कोई उसमें क्राइसिस होती है तो फिर आपको लॉस शेयरिंग भी करनी चाहिए। तो ये ऐसी बातें यूरोपियन लॉस कहते हैं। यूके, जर्मनी में भी सिमिलरली बेल इन का है प्रोविज़न, कि जो बैंक के डिपॉज़िटर्स होंगे वही बेल इन करेंगे। लेकिन ये मैथ कभी यूज़ नहीं किया गया, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे बैंक्स इस तरह से फेल नहीं हुए। अब बहुत रेयर इंस्टेंसेस रहे हैं, जैसे साइप्रस बैंक के केस में आप देखेंगे, बैंक ऑफ साइप्रस में ऐसा 2 बार हुआ है, साइप्रस पॉपुलर और साइप्रस बैंक। यहाँ पे ये बेल इन का क्लॉज़ यूज़ किया गया। तो इसी को लेके शायद भारत के डिपॉज़िटर्स में डर भी है। देखिए, हमारे यहाँ सेविंग रेट भी बहुत कम होता जा रहा है और बैंकों को पैसे की ज़रूरत है। अगर इस तरह के प्रोविज़न्स आएँगे तो लोग थोड़ा-सा डरेंगे। लोग, क्योंकि आप देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, लोग को समझ नहीं आ पाएगी बात, ठीक है? बैंक्स बहुत ज़्यादा लोन दे देते हैं। कई बार आप देखें, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो अपने हिसाब से लोन बाँटते रहते हैं, बाद में डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, फिर उनका मर्जर होता है। तो हम लोगों का कंट्रोल नहीं रहता हमारे पैसे पे, ठीक है? हम एक बार बैंक में पैसा दे देते हैं, फिर वो पैसा जो है वो बैंक के पास ही रहता है। हाँ, हम उसे विथड्रॉ कर सकते हैं, पूरी हमारी अथॉरिटी है, लेकिन व्हाट इफ उस पैसे का जुडिशियल यूटिलाइज़ेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो इसको लेके काफ़ी डर रहता है कि अगर एफआरडीआई में ये बेल इन प्रोविज़न फिर से आया, तो लोगों को फिर से दिक्कत होगी और लोग फिर से बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन अब देखते हैं एग्ज़ैक्टली कि दोबारा से जब लॉ आता है तो वो कैसे इस बेल इन प्रोविज़न की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करता है। कुछ भी डेवलपमेंट होगा ज़रूर इस पे चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, 1 जनवरी 2022 से पहले कोर्सेज़ परचेज़ करने हैं। प्राइसेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं। कितने होंगे किसी को नहीं पता। जल्दी से जो भी आपका कोर्स यहाँ पे है आप उसको ले लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।